स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से हायर ग्रेड पे को लेकर भी अब यहां फैसला सामने आ चुका है। बहुत सारे कर्मचारियों में क्योंकि इंतजार बना हुआ था कि सरकारी कर्मचारियों को रेगुलर होने के बाद ये लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। विशेष तौर से 3 जनवरी 2022 के बाद जो नियुक्त हुए हैं, तो एक तरह से क्लैरिटी इस मैटर में हमारे समक्ष आ चुकी है। बिल्कुल जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे ग्रेच्युटी को लेकर भी, क्योंकि ये पेंशनर्स थे जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संशोधित वेतनमान के अनुसार इन्हें ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तमाम आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे थे और इस मामले में सरकार को नोटिस देखिए जारी कर दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। ये भी बड़ी अपडेट आज की हम कहना चाहेंगे। तीसरी बड़ी बात राष्ट्रपति दौरे को लेकर भी करेंगे, क्योंकि फाइनल हो गया है और सबसे बड़ा बयान आज पॉलिटिकली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सामने आया है। दरअसल ये सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा के हलकों में गए थे, जहां इनकी ओर से कई बड़े राज उगले गए हैं। कुछ एक बड़ी बातें इन्होंने कही है, सुधीर शर्मा से जुड़ी भी और राजेंद्र राणा से जुड़ी भी। क्या कुछ इनका कहना रहा, बिल्कुल विस्तार से ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 28 अप्रैल तक अभी मौसम खराब रहेगा, ये भी मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हल्का हो सकता है। इस तरह के आसार भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताए गए हैं। अगली बात सीपीएस मामले में सुनवाई को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले ही यानी कि पिछली हियरिंग में ही अदालत की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 3 दिन तक लगातार अब इसमें सुनवाई होने वाली है। आज से ये सुनवाई शुरू हो गई है 22, 23, 24 अप्रैल, क्योंकि इसमें तिथि रखी गई थी। याचिकाकर्ता पक्ष और जो इसमें प्रतिवादी बनाए गए हैं सीपीएस और सरकार की ओर से बहस इन 3 दिनों में ही पूरी की जाएगी। आज का दिन निकल गया है, कल और परसों भी इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से भी बहस पूरी की जाएगी और अब ये उम्मीद है कि इस मामले में फाइनल डिसीजन यहाँ पर देखिए कोर्ट की ओर से सुनाया जा सकता है। इसीलिए लगातार 3 दिन की हियरिंग साथ में रखी गई है। अभी इस मामले में कुछ भी कहना गलत होगा, इसलिए हम इंतजार करने के लिए ही कहेंगे। और 24 अप्रैल को जो भी जानकारी सामने आएगी सीपीएस मामले को लेकर, बिल्कुल अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। असंवैधानिक ढंग से सीपीएस सरकार में बनाए गए हैं। ये 6 सीपीएस की नियुक्तियां हुई हैं, जिसे लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस नियुक्ति को असंवैधानिक करार किया गया था भाजपा की तरफ से। तब से लेकर ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और अब ये जो 3 दिन हियरिंग के हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, आप सभी जानते भी होंगे इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का आग्रह ठुकराते हुए ये कहा था कि हाई कोर्ट में ही इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए और वहीं जाकर सुनने के आदेश भी दिए थे इस मामले में। तो उसके बाद से लेकर हाई कोर्ट में ही देखिए ये सुनवाई हो रही है और अब जैसा कि हमने कहा 24 अप्रैल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और बड़ा मामला सामने आया है। ये ऊना जिले में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों इसे पकड़ा गया है। 3000 की ये रिश्वत ले रहा था। दरअसल एक केस की एवज में ये हरोली के एक व्यक्ति से रिश्वत मांग रहा था। जो व्यक्ति हैं इनका नाम अंकिश कुमार है। इनसे रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन तुरंत प्रभाव से इन्होंने विजिलेंस को इसकी जानकारी दे दी। विजिलेंस ने फिर जाल बिछाया एएसआई को पकड़ने के लिए, जिनका नाम निर्मल पटियाल बताया जा रहा है। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्दी ही पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में भी इन्हें पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी सामने आई है। बड़े बड़े अधिकारी ऐसे हैं जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। केवल मामला एएसआई का नहीं है। ये ऊना हरोली की जानकारी हमने आपको दी है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और पंचायत सचिव का मामला भी यहाँ सामने आया है। ये अपडेट भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षा क्षेत्र में जो कुछ एक बड़े फैसले होने वाले हैं उससे संबंधित जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें तकरीबन 14 से 15 विभागों के डीन शामिल होने वाले हैं। नई शिक्षा नीति इसी सत्र से शुरू करनी है। 135 डिग्री कॉलेजेस में या फिर अभी नहीं भी शुरू करनी है, इस तरह का फैसला इसमें होने वाला है। यानी कि संशय एक तरह से अभी बरकरार है कि नई शिक्षा नीति 135 डिग्री कॉलेजेस में इसी सत्र से शुरू होगी या फिर बाद में उसे लागू किया जाएगा। तो इस पर अगले कल डिसीजन होगा। अपनी अपनी रिपोर्ट इन डीन्स की ओर से सबमिट की जाएगी।
और उसके बाद बारीकी से इस पर चर्चा भी होने वाली है। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव अगर होगा तो वो फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए होगा, क्योंकि कुछ एक नए विषय उनके लिए इसमें जोड़े जाएंगे। दरअसल नई व्यवस्था के अनुसार स्पोर्ट्स और एनएसएस जैसे विषय भी डिग्री के दायरे में आएंगे। पहले ये एडिशनल विषय रहते थे, लेकिन अब इनके नंबर भी डिग्री में जुड़ पाएंगे। तो बहुत सारे छात्र इन विषयों में क्योंकि रुचि रखते हैं, तो एक तो ये बड़ा बदलाव होगा। हालांकि अगले कल इस पर फीडबैक दी जाएगी। तकरीबन 40 विभागों को ये कार्य क्योंकि सौंपा गया था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से। अब संबंधित जो डीन है वो जाकर अपनी अपनी रिपोर्ट इस बारे में सबमिट अगले कल करने वाले हैं। तो दोपहर बाद मंगलवार को जो ये बैठक रखी गई है, बिल्कुल इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। मेधावी छात्रों को भी जल्द ही पुरस्कार दिए जाएंगे। ये 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की हम बात कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से क्योंकि ये तय किया गया है कि अगले सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, इसीलिए जो अभी मौजूदा समय में छात्र टॉप करने वाले हैं 10वीं और 12वीं में, इनके साथ साथ पिछले साल के मेधावी छात्रों को भी पुरस्कारित किया जाएगा। हालांकि पिछले साल ही ये नई पहल शुरू की गई थी ताकि छात्रों को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। तो टॉपर्स को यहाँ पुरस्कार से नवाजना है, ये फैसला तो ले लिया गया था, लेकिन फिर एक तरह से अधर में ही ये परियोजना शिक्षा बोर्ड की लटक गई थी। लेकिन अब इसे पूरा जल्दी किया जाएगा। अगले सप्ताह रिजल्ट घोषित होगा। पिछले साल वाले टॉपर्स को और इस साल वाले टॉपर्स को एक साथ सम्मानित करने की तैयारी शिक्षा बोर्ड की ओर से शुरू कर दी गई है। देखिए, पालमपुर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सभी आप जानते होंगे, कांगड़ा जिला के पालमपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक युवक ने युवती पर दरार से हमला किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तकरीबन 10 से 12 बार इसने वार किया। और गनीमत ये रही है कि युवती अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, क्योंकि युवती की उंगलियों में, गर्दन में, सिर में गहरी चोट आ गई थी, बाजुओं में भी गहरी चोट आ गई थी। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ जैसे ही युवती को ले जाया गया तो कुछ घंटों बाद ये सूचना आ गई थी कि अब युवती खतरे से बाहर है। हालांकि पूरी तरह से लहूलुहान हो गई थी। लेकिन इस बीच क्योंकि युवक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की ओर से इससे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार ऐसी मानसिकता ये कैसे रख सकता है। तो इस पर युवक का ये कहना था कि ये पिछले 6 साल से युवती को जानता था। एक शादी समारोह में इनकी आपस में मुलाकात हुई थी। उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए ये कांटेक्ट में रहे। ठीक 3 साल पहले युवक को ये पता चला कि युवती किसी और लड़के से भी बात कर रही है, और उसके बाद युवती ने हालांकि इसे ब्लॉक भी कर दिया था। यही बात इस युवक से सहन नहीं हो रही थी कि युवती इससे बात क्यों नहीं कर रही है। कुछ इस तरह का बयान पूछताछ में देखिए युवक की ओर से दिया गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये बाद में पता चल पाएगा, क्योंकि युवती अभी भले ही खतरे से बाहर हो, लेकिन गंभीर अवस्था में है। और जब तक युवती की स्टेटमेंट सामने नहीं आती, तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जो युवक दरार से हमला कर सकता है, किस कदर की दरिंदगी उसमें भरी है, हैवानियत भरी है, यह अंदाज़ा बिल्कुल लगाया जा सकता है। और इस वक्त ये जो भी कहेगा उसे सच समझना भी एक तरह से बेवकूफ़ी हो सकती है। इसलिए जब युवती की स्टेटमेंट सामने आएगी तो ही यहाँ पर बात खुलकर पता लग पाएगी कि कितना सच और कितना झूठ ये कह रहा है। लेकिन कड़ी से कड़ी सज़ा इसे दी जाए, इस तरह की मांग पूरे हिमाचल प्रदेश में उठाई जा रही है। आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में आक्रोश रैलियां निकाली गई है, बड़े प्रदर्शन किए गए हैं, और उसमें युवक को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, यही मांग उठाई जा रही है। हालांकि राज्य के बाहर भी ये मामला देखिए काफ़ी ज़्यादा फैल गया है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, शांति प्रिय राज्य है। इस तरह की घटनाएं जब यहाँ सामने आती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी हालांकि एक स्टेटमेंट आज सामने आई है। उनका भी यही मानना है कि आखिरकार इस तरह की दरिंदगी इस युवक ने क्यों दिखाई, ऐसी मानसिकता ही पैदा अब क्यों हो रही है, इसके कारण खंगाले जाएंगे। और साथ ही साथ जो युवती है उसके परिवारजनों को बिल्कुल सहयोग सरकार की ओर से किया जाएगा। आर्थिक तौर पर भी मदद करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। हालांकि इससे पहले ही भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी ये ऐलान कर दिया था कि आर्थिक तौर पर वो इस युवती की पूरी मदद करेंगी। जो भी खर्च आएगा वो पूरा खर्चा कंगना रनौत उठाने वाली है। तो अब देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने आ रहे हैं और एक तरह से अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं युवती के लिए। साथ ही साथ आर्थिक तौर पर उसकी मदद करने की बात भी हो रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अब दिन दहाड़े यहाँ युवतियों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, ये नेता प्रतिपक्ष का सवाल है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब से लेकर कांग्रेस की सरकार बनी है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, गुंडा राज बढ़ गया है, क्योंकि इन गुंडों को संरक्षण भी देने वाली सरकार है। ये आरोप भी आज नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाया गया है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है
तो राजनीतिक तौर पर भी उसमें कई तरह के बयान जारी किए जाते हैं। तो ऐसा ही इस मामले में भी अभी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन युवती और युवती के परिवारजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और परिजनों की ओर से भी अभी तो देखिए मांग एक ही उठ रही है कि इस युवक को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये ज़रूरी है ताकि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों की संख्या कम या फिर शून्य के बराबर हो सके। देखिए, कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है। गंगूराम मुसाफिर, शनिवार की ये बात है और सांसद प्रतिभा सिंह ने खुद इनका स्वागत कांग्रेस कार्यालय में किया था। साथ ही साथ मीडिया में ये स्टेटमेंट भी दी कि गंगूराम मुसाफिर अब कांग्रेस में वापस आए हैं, वो उनका स्वागत करती है। इससे कांग्रेस को और ज़्यादा फायदा होगा, मजबूती मिलेगी और इसके बाद बिल्कुल सक्रिय होकर और मजबूती के साथ कांग्रेस फील्ड पर भी उतरने वाली है। कुछ ऐसे ऐसे बयान यहाँ प्रतिभा सिंह की ओर से दिए गए थे, लेकिन ठीक एक दिन बाद रविवार रात को ही रजनीश किमटा, जो कि कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, इन्होंने यू टर्न इस बात से ले लिया, एक स्पष्टीकरण जारी किया। ये कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के हवाले से इन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें इनका कहना था कि 6 साल के लिए गंगूराम मुसाफिर को निष्कासित किया गया था, इसलिए अब हाईकमान पर ये निर्भर करता है कि उन्हें वापस लेना है या नहीं लेना है। तो प्रतिभा सिंह ने तो ये क्लियर कर दिया कि गंगूराम मुसाफिर की वापसी कांग्रेस में हो गई है, जिन्होंने पहले नाराजगी के चलते कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। लेकिन रजनीश किमटा की ओर से जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें ये क्लैरिटी दी गई है कि अभी इनकी वापसी नहीं हुई है और हाईकमान पर ये निर्भर करता है कि क्या फैसला इनकी वापसी को लेकर लिया जाएगा। तो क्या सीधे तौर पर हम ये समझें कि अभी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन खेमेबाजी अभी तक कांग्रेस में खत्म नहीं हो पाई है। प्रतिभा सिंह कुछ कहती हैं, फिर कांग्रेस पार्टी के महामंत्री कुछ कहते हैं, एक तरह से यू टर्न ही उन्होंने इस पूरी बात से ले लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गंगूराम मुसाफिर के साथ कुछ एक समर्थक भी थे, जो कि कांग्रेस पार्टी में होने के लिए आए थे। ढोल नगाड़ों के साथ उनका कांग्रेस कार्यालय में स्वागत होता है और दूसरे दिन इस तरह की जानकारी फिर सामने आती है। तो कई तरह के सवाल अभी इस पर उठ रहे हैं। हालांकि फैसला क्या होता है ये हाईकमान पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई नेता 6 साल के लिए निष्कासित हुआ हो फिर उसकी कांग्रेस में वापसी नहीं हुई हो। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो आनी में बागी परसराम और सूलह से बागी जगजीवन पाल की पार्टी में एंट्री हो चुकी है। इसी तरह बुद्धि सिंह ठाकुर की भी पार्टी में वापसी हो चुकी है। जब 3 नेताओं की पार्टी में वापसी हो सकती है तो फिर गंगूराम मुसाफिर की क्यों नहीं हो रही है, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, कई बड़े पदों पर ये अपनी सेवाएं कांग्रेस पार्टी में दे चुके हैं। तो आखिरकार ये किस तरह की राजनीति अभी कांग्रेस के खेमे में हो रही है, ये इस वक्त का देखिए सबसे बड़ा सवाल है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी कई बड़े बयान दिए गए हैं। हालांकि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को लेकर इन्होंने कई राज उगले हैं। सुधीर शर्मा को लेकर बड़ी बात इन्होंने ये कही कि ये धर्मशाला से विधायक तो थे, लेकिन धर्मशाला से जुड़ा मुद्दा इन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखा। मुख्यमंत्री खुद ही धर्मशाला के लिए एफर्ट्स ले रहे थे, वहाँ पर प्रोजेक्ट भी अपने स्तर पर उन्होंने शुरू किए, खुद उस पर फैसला लिया और कुछ एक प्रोजेक्ट शुरू किए। जितने भी विकासात्मक कार्य थे उन पर खुद मुख्यमंत्री ने नज़र रखी हुई थी। 10 दिन के लिए जब वो धर्मशाला गए थे और टूरिज़्म कैपिटल बनाने को लेकर भी जब मुख्यमंत्री की ओर से ये बात कही गई थी तो भी सुधीर शर्मा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बल्कि मुख्यमंत्री की ओर से ही इन सभी बातों का और कामकाज का ध्यान रखा जा रहा था। ये मुख्यमंत्री की ओर से आज कहा गया है, ये बागी नहीं है बल्कि बिके हुए नेता है, इन्होंने ईमान बेच दिया। 5 साल के लिए जनता ने इन्हें चुनकर भेजा था कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इन्होंने आदर और सम्मान जनता की भावनाओं का भी नहीं किया है। इसलिए वक्त आ गया है, अब जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी। सुधीर शर्मा पर यह बड़ी बात आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कही गई है। साथ ही साथ राजेंद्र राणा पर भी उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है, जिसमें उनका कहना था कि सुजानपुर की होली में वो खुद अपने आप पहुंचे थे, कोई निमंत्रण उन्हें नहीं दिया गया था। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। ये जितने भी नेता बिक गए हैं अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से, इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ मंत्री पद की लालसा लेकर बैठे थे। जब वो पूरी नहीं हुई तो इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। कंस्टिट्यूएंसी में कौन से काम रुक गए हैं, कौन से काम करने हैं, इससे कोई मतलब नहीं था। सुधीर शर्मा को लेकर इन्होंने एक बात ये भी कही है कि जब धर्मशाला में भी सेशन बुलाया जाता है तो अपने घर के पास भी विधानसभा में आना ये उचित नहीं समझते हैं या ज़रूरी नहीं समझते हैं, बल्कि एक फ़ोन कॉल कर देते हैं मुख्यमंत्री को कि किसी जगह पर चीफ इंजीनियर को, एक्सीएन को या एसडीएम को भेज दिया जाए, तो उनके फ़ोन करने के बाद भी लेकिन इन अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी जाती थी। लेकिन कोई भी ज़रूरत उन्होंने कभी महसूस नहीं की कि वो गंभीरता से धर्मशाला के कोई मुद्दे उठाएं। केवल मंत्री पद की लालसा में ही रहे और जब उन्हें लगा कि ये इच्छा उनकी पूरी नहीं होने वाली है तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया
और दगाबाजी की कांग्रेस पार्टी के साथ भी और साथ ही साथ आम लोगों के साथ भी, जिनके वोट्स लेकर वो विधायक बने थे। कांग्रेस की टिकटों पर भी देखिए जल्दी ही फैसला हो सकता है। रजनीश किमटा की ओर से इसे लेकर भी संकेत दिए गए हैं। इसी सप्ताह कांग्रेस की टिकट पर फैसला हो जाएगा। हालांकि सर्वे देखिए यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से करवा लिया गया है और ये रिपोर्ट भी हाईकमान को भेज दी गई है। माना ये जा रहा है कि हो सकता है कांगड़ा सीट पर और हमीरपुर सीट पर मौजूदा विधायकों को लेकर ही दाव यहां कांग्रेस की ओर से खेला जाए। अब अगर सिटिंग विधायक को लेकर दाव खेले जाते हैं तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस क्या कुछ करती है, संख्या बल किस तरह से शो करेगी, ये भी एक देखिए अपने आप में कई तरह के बड़े सवाल हैं। क्योंकि बार बार भाजपाइयों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब जो विधायकों की संख्या है वो भाजपा के साथ ज़्यादा है, कांग्रेस के साथ कम रह गई है। ऐसे में सिटिंग एमएलए पर दाव खेलना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा, फायदेमंद होगा, इस पर अभी कई तरह की देखिए अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सर्वे करवा लिया गया है, रिपोर्ट भेज दी गई है। अब जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर बैठक होगी और लोकसभा सीटों के साथ साथ जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा सीटों पर, ये प्रत्याशी भी तय कर लिए जाएंगे। रजनीश किमटा की ओर से ये भी कहा गया है कि जैसे ही प्रत्याशी तय होंगे तो फिर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया जाएगा। फील्ड पर कांग्रेस की ओर से 7 मई के बाद नामांकन शुरू होंगे। इससे पहले कांग्रेस अपनी सभी तैयारियां पूरी करने वाली है। देखिए एक एएसआई को हरोली में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। 3,000 की वो रिश्वत ले रहे थे। दूसरा मामला सामने आया है, ये पंचायत सचिव का है। ये बद्दी के किशनापुर में पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने पकड़ा है और ये जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में शिकायतकर्ता से 1,200 रुपये मांग रहे थे। इसी बीच शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को ये जानकारी दी और रेड हैंडेड यहाँ पंचायत सचिव को भी गिरफ्तार किया गया है। अब कर्मचारियों की जानकारी पर आना चाहेंगे। संशोधित वेतनमान के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। इस बात से परेशान होकर पेंशनर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले में पहले ही हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए थे। 4 जनवरी 2024 को साफ तौर पर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 15 मार्च से पहले सेवानिवृत्ति के सभी लाभ इन प्रार्थियों को दे दिए जाएं और संशोधित वेतनमान के अनुसार ही इन्हें ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब शिक्षा सचिव को यहां नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल जब पहले ये आदेश हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए थे तो उस वक्त उच्च शिक्षा निदेशक की उपस्थिति में आदेश जारी हुए थे। तो अब यहां फिर से सवाल हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक से किया कि आखिरकार अभी तक इन आदेशों पर अमल क्यों नहीं किया गया है, अभी तक ग्रेच्युटी का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्यों नहीं मिला है। तो इस पर महाधिवक्ता ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि हाईकोर्ट का कोई भी आदेश जारी होता है तो उच्च शिक्षा निदेशक उसे अपने स्तर पर पूरा नहीं कर सकता, बल्कि उससे ऊपर सरकार और सेक्रेटरी भी है। इसी वजह से शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आखिरकार ये लाभ कब तक दिया जाएगा और अभी तक ये आदेश अमल में क्यों नहीं लाए गए। तो यानी कि जल्दी ही ये जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं इन्हें लाभ मिल जाएगा। इस तरह के संकेत आज बिल्कुल इस सुनवाई के दौरान मिले हैं, ये हम कह सकते हैं। अब सरकारी कर्मचारियों पर आना चाहेंगे। सरकारी कर्मचारियों को रेगुलर होने के बाद हायर ग्रेड पे और राइडर का लाभ मिलने पर फैसला सामने आ चुका है। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से भी एक केस सामने आया था जो कि इसी विभाग ने वित्त विभाग को मामला भेजा था और अब वित्त विभाग की ओर से स्पष्ट ये कर दिया गया है कि 6 सितंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें सभी बातें क्लैरिटी के साथ लिखी गई हैं, उसे और ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर 3 जनवरी 2022 से पहले जिन भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन्हें हायर ग्रेड पे और राइडर का लाभ रेगुलर होने के बाद मिलेगा। लेकिन 3 जनवरी 2022 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, जिनके अपॉइंटमेंट्स 3 जनवरी 2022 के बाद हुई हैं, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल इसी तरह के संकेत आज हमें इस जानकारी से मिले हैं, क्योंकि 6 सितंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को रेगुलर होने के बाद हायर ग्रेड पे और राइडर का लाभ दिया जाए। तो यही कर्मचारी जो कि पहले नियुक्त हो गए थे उन्हें तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो बाद में नियुक्त हुए हैं उन्हें लेकर फिलहाल इतना ही कहा गया है कि 6 सितंबर 2022 वाली नोटिफिकेशन पर ही अमल किया जाएगा। तो ये इंतज़ार काफ़ी सारे कर्मचारियों में था और बहुत से विभागों ने पात्र कर्मचारियों की ओर से आवेदन करने के बाद वित्त विभाग को ये रेफरेंस भेजे थे और वित्त विभाग की ओर से इसमें जो क्लैरिटी सामने आई है वो हमने आपको बता दी है। तो अब इसमें कोई भी आशंका रखना गलत होगा एक तरह से, क्योंकि अभी कर्मचारी
कर्मचारियों को ये लग रहा था कि जिनकी अपॉइंटमेंट 3 जनवरी 2022 के बाद भी हुई है उन्हें भी ये लाभ मिलना चाहिए या दिया जाएगा। तो ऐसे में क्लैरिटी हो चुकी है। आप 6 सितंबर 2022 वाली एक बार फिर से अधिसूचना पढ़ सकते हैं। 6 सितंबर 2022 को ये क्या नोटिफिकेशन जारी हुई है अपनी कंफर्मेशन के लिए, और उसी अनुसार ये फैसला आगे भी बना रहेगा। ये बात यहाँ वित्त विभाग की ओर से कह दी गई है। अंत में देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा भी आपको बता देते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित विभागों के साथ बैठक ली है और तैयारियां करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 4 मई 2024 को राष्ट्रपति शिमला आएंगी। 8 मई 2024 को फिर दिल्ली वापसी का कार्यक्रम है। 6 मई को उनका केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में जाने का कार्यक्रम भी है। और भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से राज्य सरकार का एक कार्यक्रम शिमला के गेटी थिएटर में भी प्रेसिडेंट के लिए होगा। राष्ट्रपति निवास द ट्रीट मशोबरा में एट होम का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये आज की कुछ बड़ी जानकारियां थी जो हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।